तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलो शुरू करते हैं। 1944 का साइगोन, फ्रेंच उपनिवेश के अधीन एक ऐसा शहर जहां रातें चमकदार थीं, लेकिन गलियों में गरीबी और अपराध भी उतना ही गहरा था। इसी शहर में 6 अप्रैल 1944 को एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम था चार्ल्स गुरमुख शोबराज। दुनिया तब नहीं जानती थी कि ये बच्चा आगे चलकर एशिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाएगा। उसके पिता एक भारतीय व्यापारी थे और मां वियतनामी, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता ने परिवार से दूरी बना ली। चार्ल्स अपनी मां के साथ अकेला रह गया। बचपन से ही उसके भीतर एक अजीब खालीपन था। वो अक्सर महसूस करता था कि वो कहीं फिट नहीं बैठता, न पूरी तरह भारतीय न पूरी तरह वियतनामी। और बाद में फ्रांस पहुंचने के बाद वहां भी वो खुद को बाहरी ही समझता रहा। उसकी मां ने बाद में एक फ्रांसीसी सैनिक से शादी कर ली और परिवार फ्रांस चला गया। बाहर से देखने पर जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन चार्ल्स के अंदर धीरे धीरे गुस्सा और असुरक्षा पनप रही थी। स्कूल में वो बेहद चालाक माना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब आत्मविश्वास दिखता था। वो पढ़ाई में औसत था, लेकिन लोगों को समझने में माहिर था। उसे जल्दी पता चल जाता था कि सामने वाला किस कमजोरी से डरता है और किस बात से प्रभावित होगा। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उसने छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए। पहले दुकान से चोरी, फिर धोखाधड़ी, फिर अमीर लोगों के घरों में सेंधमारी। लेकिन चार्ल्स बाकी अपराधियों जैसा नहीं था। वो हिंसा से पहले दिमाग का इस्तेमाल करता था। उसका सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं, उसकी बातें थीं। फ्रांस की गलियों में वो अक्सर महंगे कपड़े पहनकर घूमता था। उसके पास पैसे कम होते, लेकिन वो खुद को अमीर और प्रभावशाली दिखाने में माहिर था। वो अलग अलग पहचान अपनाता, कभी बिजनेसमैन, कभी जेम्स बॉन्ड जैसा पर्यटक, तो कभी जौहरी। धीरे धीरे उसने सीखा कि इंसानों का भरोसा जीतना कितना आसान है। एक बार पेरिस में उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जेल की सलाखों के पीछे भी उसका व्यवहार बाकी कैदियों से अलग था। वो जेलर से दोस्ती कर लेता, कैदियों को सलाह देता और ऐसा दिखाता जैसे वो कोई अपराधी नहीं बल्कि एक पढ़ा लिखा सभ्य इंसान हो। यहीं से उसकी सबसे खतरनाक कला विकसित हुई, लोगों को अपने वश में करना। जेल से निकलने के बाद उसने अपराध को पेशे की तरह अपनाना शुरू कर दिया। उसने यूरोप और एशिया के बीच सफर करना शुरू किया। वो कई भाषाएं बोल सकता था, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी और कुछ एशियाई भाषाओं के शब्द। इसी वजह से वो आसानी से किसी भी देश में घुल मिल जाता। 1970 का दशक शुरू होते ही दुनिया बदल रही थी। पश्चिमी देशों के हजारों युवा हिप्पी ट्रेल पर निकल पड़े थे। वो यूरोप से एशिया तक यात्रा करते, आज़ादी और रोमांच की तलाश में घूमते थे। नेपाल, भारत, थाईलैंड और अफगानिस्तान जैसे देशों में विदेशी सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी थी। चार्ल्स शोबराज ने इसी दौर में अपना असली खेल शुरू किया। वो बैंकॉक, काठमांडू और दिल्ली जैसे शहरों में घूमता, महंगे सूट पहनता, विदेशी पर्यटकों से दोस्ती करता, खुद को जेम्स बॉन्ड जैसा रहस्यमयी आदमी दिखाता। उसकी मुस्कान इतनी भरोसेमंद थी कि लोग कुछ ही घंटों में उस पर यकीन कर लेते। तुम पहली बार थाईलैंड आए हो? वो किसी पर्यटक से पूछता। हाँ, यहां सब नया लग रहा है, सामने वाला जवाब देता। फिर शोबराज मददगार बनने का नाटक करता। किस होटल में रुकना है, कौन सी जगह सुरक्षित है, कहां पार्टी होती है। धीरे धीरे वो उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। उसका तरीका बेहद डरावना लेकिन सुनियोजित था। वो पहले अपने शिकार को बीमार करने के लिए ड्रिंक या खाने में नशीला पदार्थ मिलाता। जब व्यक्ति कमजोर पड़ जाता, तब वो उसके पासपोर्ट, पैसे और सामान पर कब्जा कर लेता। कई मामलों में उसके शिकार रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। लेकिन जल्द ही थाईलैंड के समुद्र तटों पर ऐसी लाशें मिलनी शुरू हुईं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। पटाया और बैंकॉक के आसपास कई युवा विदेशी लड़कियों की जली हुई या सड़ी गली लाशें मिली। कुछ ने बिकिनी पहन रखी थी। कई शवों की पहचान तक करना मुश्किल था। स्थानीय पुलिस शुरुआत में इन मौतों को हादसा मानती रही, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न सामने आने लगा। सभी पीड़ित वेस्टर्न देशों से आए पर्यटक थे, ज्यादातर युवा, अकेले यात्रा करने वाले और आखिरी बार किसी रहस्यमयी सभ्य विदेशी आदमी के साथ देखे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जल्द ही उस अज्ञात कातिल को एक नाम दिया, द बिकिनी किलर। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आदमी सिर्फ चोर या ठग नहीं, बल्कि एक ऐसा सीरियल किलर था जो पूरे एशिया में पुलिस को चुनौती देने वाला था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो हर हत्या के बाद बिना किसी डर के नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता था। 1970 के दशक के मध्य तक एशिया के कई देशों की पुलिस एक ऐसे आदमी की तलाश कर रही थी जो हर बार उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता था। उसका असली नाम था चार्ल्स शोबराज, लेकिन अपराध की दुनिया में अब उसे एक नए नाम से जाना जाने लगा था, द सर्पेंट। ये नाम उसे यूं ही नहीं मिला था, वो सचमुच सांप की तरह था,
शांत, चालाक और फिसलन भरा। जब पुलिस को लगता कि अब वो पकड़ लिया जाएगा, तभी वो नई पहचान लेकर किसी दूसरे देश में गायब हो जाता। कभी वो फ्रांसीसी व्यापारी बन जाता, कभी जेम्स बॉन्ड जैसा पर्यटक, कभी हीरे का कारोबारी और कभी ड्रग्स डीलर। उसके पास नकली पासपोर्टों का पूरा जाल था। वो अलग अलग देशों की पहचान अपनाता और हर बार नए नाम से होटल में ठहरता। उसकी ये कला इतनी खतरनाक थी कि कई बार पुलिस को महीनों तक पता नहीं चलता था कि जिस आदमी की वे तलाश कर रहे हैं वो उसी शहर में घूम रहा है। लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ भेस बदलना नहीं थी। उसकी सबसे घातक शक्ति थी लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिलाना। थाईलैंड में उसने एक छोटा सा गिरोह बना लिया था। उसकी साथी मैरी आंद्रे लकलक, जिसे लोग मोनिक के नाम से जानते थे, अक्सर उसके साथ दिखाई देती थी। बाहर से देखने पर वे किसी अमीर और आधुनिक कपल जैसे लगते थे। वे पार्टियां करते, विदेशी पर्यटकों से मिलते और खुद को बेहद मददगार दिखाते। लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे मौत छिपी थी। शोभराज अपने शिकार को पहले दोस्ती के जाल में फंसाता, फिर उन्हें खाने या ड्रिंक में नशीला पदार्थ देता। कई बार वो दवाइयां और जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल करता ताकि मौत सामान्य लगे। उसका तरीका बेहद सोच समझकर बनाया गया था। अगर किसी विदेशी पर्यटक की मौत ड्रग ओवरडोज या बीमारी जैसी लगे तो स्थानीय पुलिस ज्यादा गहराई से जांच नहीं करती थी। इसी कमजोरी का फायदा शोभराज उठा रहा था। कुछ पीड़ितों के शव समुद्र तटों के पास मिले, कुछ होटल के कमरों में और कुछ ऐसे गायब हुए कि उनका पता वर्षों बाद चला। बैंकॉक की सड़कों पर धीरे धीरे डर फैलने लगा। हिपी क्रेल पर घूमने वाले विदेशी युवाओं के बीच अफवाह थी कि कोई रहस्यमयी आदमी उन्हें निशाना बना रहा है। लेकिन हर बार शोभराज पुलिस से एक कदम आगे निकल जाता। जब थाई पुलिस उसकी गतिविधियों के करीब पहुंचने लगी, तब उसने अचानक देश छोड़ने का फैसला किया। उसे एहसास हो चुका था कि अब बैंकॉक उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। और फिर वो भारत पहुंच गया। 1970 के दशक का भारत विदेशी सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण था। दिल्ली, गोवा, वाराणसी और काठमांडू जाने वाले रास्तों पर हजारों विदेशी पर्यटक घूमते रहते थे। शोभराज ने यहां भी वही पुराना खेल शुरू किया। दिल्ली के 5 सितारा होटलों, कैफे और ट्रैवल इलाकों में वो विदेशी युवाओं से मिलता, महंगे कपड़े पहनता, आत्मविश्वास से बातें करता और खुद को अनुभवी ट्रैवलर बताता। कई लोगों को वो मुफ्त मदद देता दिखता, किसी का टिकट बुक करवा देता, किसी को दवा दिलवा देता तो किसी को पार्टी में बुला लेता। लेकिन पर्दे के पीछे वो पासपोर्ट चोरी, धोखाधड़ी और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहा था। दिल्ली पुलिस को धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी मिलने लगी। कुछ विदेशी सैलानियों ने शिकायत की कि एक रहस्यमयी आदमी ने उन्हें नशा देकर लूट लिया। फिर 1976 में एक बड़ी घटना हुई। दिल्ली के एक होटल में कुछ फ्रांसीसी पर्यटक अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जांच में पता चला कि उन्हें जहरीला पदार्थ दिया गया था। शक की सुई सीधे चार्ल्स शोभराज पर गई। दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। कई दिनों तक निगरानी रखने के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तब भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो बेहद शांत था, जैसे उसे भरोसा हो कि ये गिरफ्तारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। उसे दिल्ली के कुख्यात तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल पहुंचने के बाद भी उसकी जिंदगी किसी आम कैदी जैसी नहीं थी। उस समय तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार गहराई तक फैला हुआ था। शोभराज ने जल्दी ही समझ लिया कि यहां पैसे और चालाकी से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। उसने जेल कर्मचारियों से दोस्ती करनी शुरू की। किसी को पैसे देता, किसी को महंगे तोहफे देता और किसी को अपने प्रभाव का लालच। धीरे धीरे उसकी बैरक बाकी कैदियों से अलग दिखने लगी। जहां दूसरे कैदी गंदगी और तंगी में रहते थे, वहीं शोभराज को बेहतर खाना, आरामदायक सुविधाएं और बाहर की खबरें मिलती रहती थीं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पास किताबें, खास खाना और यहां तक कि लोगों से मिलने की अतिरिक्त छूट भी थी। तिहाड़ जेल के अंदर वो किसी कैदी से ज्यादा एक प्रभावशाली मेहमान जैसा दिखाई देता था। कई जेल गार्ड उससे प्रभावित थे। वो बेहद शालीन भाषा में बात करता, मुस्कुराता और खुद को पढ़ा लिखा सज्जन दिखाता। लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे वही खतरनाक दिमाग काम कर रहा था जो सालों से एशिया की पुलिस को चकमा देता आ रहा था। और तिहाड़ की दीवारों के भीतर बैठा चार्ल्स शोभराज अब अपनी जिंदगी की सबसे साहसी योजना बनाने वाला था। 1980 के दशक तक चार्ल्स शोभराज का नाम एशिया की कई पुलिस एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जेल में बंद होने के बावजूद भी उसका आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं टूटा था। दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो बाकी कैदियों जैसा नहीं रहता था। वो घंटों किताबें पढ़ता, कानूनी दस्तावेजों का अध्ययन करता और जेल अधिकारियों के व्यवहार को ध्यान से समझता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि भारत की जेल व्यवस्था में कई कमजोरियां हैं और वो उन कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। फिर आया साल 1986। ये वही साल था जब चार्ल्स शोभराज ने भारत की सबसे चर्चित जेल फरारी में से एक को अंजाम दिया।
कहानी शुरू हुई उसके जन्मदिन से। तिहाड़ जेल में उसने अपने जन्मदिन के मौके पर मिठाइयां बांटने की अनुमति मांगी। जेल अधिकारियों को इसमें कुछ असामान्य नहीं लगा। शोभराज पहले से ही कई गार्ड से दोस्ताना संबंध बना चुका था। वो विनम्रता से बात करता, हंसता मुस्कुराता और खुद को सुधर चुका कैदी दिखाता। जन्मदिन वाले दिन उसने मिठाइयों के डिब्बे मंगवाए। गार्ड्स और कुछ कर्मचारियों को भी मिठाइयां दी गईं, लेकिन उन मिठाइयों में एक खतरनाक राज छिपा था। उनमें नशीली दवाइयां मिलाई गई थीं। कुछ ही देर बाद जेल के कई गार्ड्स बेहोश होने लगे, किसी को चक्कर आने लगे, कोई जमीन पर गिर पड़ा और कुछ समझ पाते उससे पहले तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था बिखर चुकी थी। इसी अफरा तफरी के बीच चार्ल्स शोभराज आराम से जेल से बाहर निकल गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने किसी फिल्मी एक्शन की तरह भागने की कोशिश नहीं की। न कोई गोली चली, न दीवार फांदी गई। वो लगभग ऐसे बाहर निकला जैसे कोई वीआईपी मेहमान जेल छोड़ रहा हो। जब अधिकारियों को असली बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे देश में सनसनी फैल गई। अखबारों की सुर्खियां थीं, तिहाड़ से फरार हुआ दुनिया का सबसे चालाक अपराधी। दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां और कई राज्यों के पुलिस उसकी तलाश में जुट गईं। लेकिन बाद में जांच के दौरान एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। कई लोगों का मानना था कि यह फरारी सिर्फ आजादी पाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी कानूनी चाल थी। दरअसल थाईलैंड में उसके खिलाफ हत्या के गंभीर मामले दर्ज थे। अगर भारत में उसकी सजा खत्म हो जाती तो उसे थाईलैंड प्रत्यर्पित किया जा सकता था और वहां उस समय उसे मौत की सजा मिलने की आशंका थी। शोभराज ये बात अच्छी तरह समझता था। इसलिए कुछ जांचकर्ताओं का मानना था कि उसने जानबूझकर जेल से भागने का जोखिम लिया ताकि दोबारा पकड़े जाने पर भारत में उसकी सजा बढ़ जाए और वो थाईलैंड भेजे जाने से बच सके। ये योजना उतनी ही खतरनाक थी जितनी चतुर। फरारी के बाद कुछ समय तक वो पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार गोवा में उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब भी उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे ये सब पहले से तय हो। उसके दोबारा जेल जाने के बाद अदालत में मुकदमे शुरू हुए और यहीं लोगों ने उसके व्यक्तित्व का एक और डरावना पहलू देखा। चार्ल्स शोभराज कानून की किताबों को बेहद ध्यान से पढ़ता था। वो कानूनी प्रक्रियाओं की छोटी छोटी तकनीकी बातों को समझ चुका था। कई बार वो खुद अपनी पैरवी करता। कोर्ट रूम में वो बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता। वो जजों से बहस करता, कानून की धाराओं का हवाला देता और अभियोजन पक्ष की कमजोरियां पकड़ लेता। कुछ पत्रकारों ने लिखा कि कई बार अदालत में ऐसा लगता है जैसे कोई अपराधी नहीं बल्कि एक अनुभवी वकील खड़ा हो। वो मुकदमों को लंबा खींचने में माहिर था। हर तारीख, हर तकनीकी गलती, हर कानूनी लूप होल वो सबका इस्तेमाल अपने बचाव में करता। तिहाड़ जेल में बिताए गए साल उसके लिए सिर्फ सजा नहीं थे, वे उसकी रणनीतिक ढाल बन चुके थे। समय बीतता गया, दुनिया बदलने लगी, लेकिन चार्ल्स शोभराज का नाम अब भी रहस्य और डर का प्रतीक बना हुआ था। फिर 1997 में लगभग 20 दशक भारत की जेलों में बिताने के बाद उसने अपनी सजा पूरी कर ली। भारत से रिहा होने के बाद वो फ्रांस की राजधानी पेरिस लौट गया। लोगों को लगा था कि अब वो गुमनामी में जिएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पेरिस पहुंचते ही मीडिया उसके पीछे दौड़ने लगी। टीवी चैनल, अखबार और डॉक्यूमेंट्री निर्माता उससे इंटरव्यू लेना चाहते थे और शोभराज ने इस मौके को भी कारोबार में बदल दिया। बताया जाता है कि वो इंटरव्यू देने के लिए भारी रकम मांगता था। उसकी जिंदगी पर किताबें लिखी गईं। पत्रकार उसके अतीत की कहानियां जानने के लिए लाइन लगाने लगे। धीरे धीरे वो एक अजीब तरह की डार्क सेलिब्रिटी बन गया। कुछ लोग उसे शातिर अपराधी मानते थे, कुछ उसकी चालाकी से प्रभावित थे और कुछ उसके व्यक्तित्व के रहस्य को समझना चाहते थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक सच्चाई हमेशा मौजूद रही। एशिया के कई परिवार अब भी अपने खोए हुए बच्चों के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहे थे और चार्ल्स शोभराज अब भी दुनिया को यह महसूस करा रहा था कि वो हर बार कानून से एक कदम आगे निकल सकता है। 1997 में भारत से रिहा होकर पेरिस लौटने के बाद ऐसा लग रहा था कि चार्ल्स शोभराज ने आखिरकार शांत जिंदगी चुन ली है। वो इंटरव्यू देता, पत्रकारों से मिलता और खुद को एक रहस्यमयी पूर्व अपराधी की तरह पेश करता। लेकिन उसके भीतर का वही पुराना आत्मविश्वास अब भी जिंदा था। उसे लगता था कि वो दुनिया की किसी भी पुलिस व्यवस्था को मात दे सकता है और शायद यही घमंड उसे फिर उस जगह ले गया जहां से उसकी कहानी का अंतिम अध्याय शुरू होना था। साल था 2003। अचानक खबर आई कि चार्ल्स शोभराज नेपाल की राजधानी काठमांडू में देखा गया है। ये खबर चौंकाने वाली थी क्योंकि नेपाल वही देश था जहां 1970 के दशक में उसके खिलाफ सबसे गंभीर आरोप लगे थे। काठमांडू उस दौर में हिप्पी ट्रेल का बड़ा केंद्र था। दुनिया भर से आए युवा पर्यटक वहां रुकते, घूमते और फिर भारत या थाईलैंड की ओर निकल जाते। इन्हीं पर्यटकों में 1975 में 2 लोग भी थे, एक अमेरिकी युवती और एक कनाडाई युवक। दोनों रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। सालों तक यह मामला अधूरा पड़ा रहा, लेकिन नेपाल पुलिस के रिकॉर्ड में चार्ल्स शोभराज का नाम कभी गायब नहीं हुआ। फिर भी इतने वर्षों बाद उसका नेपाल लौटना लगभग अविश्वसनीय था। कई लोगों ने बाद में सवाल उठाया, क्या उसे सचमुच लगा था कि अब कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, या फिर उसे अपनी चालाकी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया था।
काठमांडू की एक सड़क पर एक पत्रकार की नजर अचानक एक परिचित चेहरे पर पड़ी। हल्की उम्र बढ़ चुकी थी, बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन आंखें वही थीं। पत्रकार को शक हुआ कि ये आदमी चार्ल्स शोभराज हो सकता है। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। नेपाल पुलिस सक्रिय हो गई। कुछ ही समय बाद काठमांडू के एक कसीनो और होटल इलाके के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई और फिर आखिरकार वो आदमी पकड़ लिया गया जो दशकों तक एशिया की पुलिस को चकमा देता रहा था। गिरफ्तारी के समय भी शोभराज असामान्य रूप से शांत था, न घबराहट न गुस्सा, जैसे वो अब भी मानता हो कि वो किसी न किसी तरह बच निकलेगा। लेकिन इस बार हालात अलग थे। नेपाल सरकार ने 1975 के पुराने हत्या मामलों को दोबारा खोला। जांचकर्ताओं ने पुराने दस्तावेज, गवाहियों और रिकॉर्ड्स को फिर से खंगालना शुरू किया। मामला था एक अमेरिकी महिला और एक कनाडाई पर्यटक की हत्या। अभियोजन पक्ष का दावा था कि शोभराज ने दोनों को अपने जाल में फंसाया और फिर उनकी हत्या कर दी। कोर्ट में शोभराज ने हमेशा की तरह खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वो बार बार ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि इतने पुराने मामलों में गवाह और रिकॉर्ड भरोसेमंद नहीं हो सकते। लेकिन इस बार उसकी पुरानी रणनीतियां कमजोर पड़ने लगीं। नेपाल की अदालत में उसके खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत पेश किए गए, पुराने यात्रा रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और जांच से जुड़े दस्तावेज। मुकदमा लंबा चला और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार उस पर नजर बनाए हुए थी। दुनिया ये देख रही थी कि क्या द सर्पेंट एक बार फिर कानून के शिकंजे से निकल पाएगा या इस बार उसका खेल खत्म हो जाएगा। फिर वो दिन आया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नेपाल की अदालत ने उसे दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया। बाद में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। दशकों तक खुद को अजेय समझने वाला चार्ल्स शोभराज अब नेपाल की जेल की सलाखों के पीछे बंद था। इस बार उसके पास भागने की कोई आसान राह नहीं थी। लेकिन जेल के भीतर भी उसका नाम सुर्खियों से गायब नहीं हुआ। कुछ वर्षों बाद अचानक मीडिया में एक नई खबर फैल गई। कहा गया कि शोभराज ने जेल में रहते हुए अपने से कई साल छोटी नेपाली युवती निहिता विश्वास से शादी कर ली है। यह खबर सुनते ही दुनिया भर के मीडिया संस्थानों की नजर फिर उस पर टिक गई। लोग हैरान थे। एक उम्र कैद का कैदी जिस पर कई हत्याओं के आरोप साबित हो चुके थे, वो अब भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर रहा था। निहिता अक्सर मीडिया में उसका बचाव करती दिखाई देती थीं। वो इंटरव्यू देती, उसके केस पर बात करती और कहती कि दुनिया ने शोभराज को गलत समझा है। इस रिश्ते ने लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी। कुछ लोगों को लगा कि शोभराज अब भी अपने व्यक्तित्व और बातों से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वहीं कई लोग इसे एक खतरनाक अपराधी के प्रति अजीब आकर्षण मानते थे। नेपाल की जेल में बैठे बैठे भी चार्ल्स शोभराज खबरों में बना रहा, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। न अब उसके पास नकली पासपोर्ट थे, न भागने की आजादी, न एशिया की सीमाओं को पार करने की क्षमता। दुनिया का सबसे चालाक सरपेंट आखिरकार उस पिंजरे में बंद हो चुका था, जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव लग रहा था। नेपाल की जेल में उम्र कैद काटते हुए चार्ल्स शोभराज की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। जो आदमी कभी एशिया के देशों में नकली पहचान लेकर घूमता था, जो पुलिस और अदालतों को चुनौती देता था, अब वो बूढ़ा हो रहा था। उसके बाल लगभग सफेद हो चुके थे, चेहरे की चमक कम पड़ने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी अब भी दिखाई देती थी। जेल के भीतर भी वो आम कैदियों जैसा नहीं था। वो लगातार कानूनी दस्तावेज पढ़ता, अपनी सेहत को लेकर याचिकाएं दाखिल करता और अधिकारियों से बातचीत में हमेशा शांत और आत्मविश्वासी दिखाई देता। समय के साथ उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे दिल से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां उसकी ओपन हार्ट सर्जरी की गई। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेजी से फैल गई। दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनलों ने फिर उसका नाम सुर्खियों में चलाना शुरू कर दिया। एक तरफ वो परिवार थे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था, दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों की बहस शुरू हो गई कि क्या एक बुजुर्ग और बीमार कैदी को जेल में रखना उचित है। चार्ल्स शोभराज ने इसी दौर में अपनी रिहाई के लिए कई अपीलें दाखिल की। उसके वकीलों ने अदालत में दलील दी कि उसकी उम्र काफी बढ़ चुकी है, स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है और उसे मानवीय आधार पर रिहा किया जाना चाहिए। नेपाल की अदालतों में इस मुद्दे पर लंबी बहस चली। कुछ लोग कहते थे कि इतने गंभीर अपराधों के बाद उसे किसी तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि कानून में मानवीय दृष्टिकोण भी होना चाहिए, खासकर तब जब कैदी बूढ़ा और गंभीर रूप से बीमार हो। फिर आया दिसंबर 2022। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अदालत ने उसकी बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और जेल में बिताए लंबे समय को देखते हुए रिहाई का आदेश दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने अच्छे व्यवहार और कानूनी प्रावधानों को भी फैसले का आधार माना। लगभग 2 दशकों तक नेपाल की जेल में रहने के बाद चार्ल्स शोभराज आखिरकार आजाद होने वाला था, लेकिन उसकी रिहाई किसी आम कैदी जैसी नहीं थी। सुरक्षा के बीच उसे जेल से बाहर लाया गया। मीडिया कैमरे उसके हर कदम को रिकॉर्ड कर रहे थे।
पत्रकार उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े थे। कुछ ही समय बाद उसे नेपाल से सीधे फ्रांस भेज दिया गया और इस तरह द सर्पेंट एक बार फिर यूरोप लौट गया। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब वो बूढ़ा था, धीमे कदमों से चलता था और उसका शरीर वर्षों की जेल जिंदगी का असर झेल चुका था। फिर भी उसका नाम अब भी दुनिया भर में जिज्ञासा पैदा करता था। उसकी जिंदगी पर दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी थीं। पत्रकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं के लिए वो हमेशा एक रहस्यमयी किरदार बना रहा। फिर उसकी कहानी पर बनी वेब सीरीज द सर्पेंट ने दुनिया भर में नई चर्चा छेड़ दी। सीरीज में दिखाया गया कि कैसे चार्ल्स शोभराज सिर्फ अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो लोगों के दिमाग से खेलना जानता था। वो मीडिया का इस्तेमाल करता था, पत्रकारों को इंटरव्यू देता था, अपने व्यक्तित्व को रहस्यमयी बनाकर पेश करता था। कई बार ऐसा लगता था कि वो सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धारणा से खेल रहा है। यही वजह है कि उसकी कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं मानी जाती, बल्कि मनोविज्ञान, शक्ति, आकर्षण और छल की कहानी भी मानी जाती है। कुछ लोग उसे बेहद बुद्धिमान अपराधी कहते हैं, कुछ उसे ठंडे दिमाग का सीरियल किलर मानते हैं और कुछ लोग आज भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके भीतर ऐसा क्या था जिससे लोग उस पर भरोसा कर लेते थे। लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदली, उसके अपराधों के पीछे असली लोग थे। वे युवा पर्यटक जो घर लौटकर कभी अपने परिवारों से नहीं मिल पाए। चार्ल्स शोभराज की कहानी दुनिया को एक खतरनाक सबक देती है। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही इंसान होता है जो सबसे ज्यादा सभ्य, आकर्षक और आत्मविश्वासी दिखाई देता है। और शायद यही वजह है कि द सर्पेंट का नाम आज भी सुनते ही लोगों के मन में डर और रहस्य दोनों एक साथ जग उठते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए।